गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 4 आज आपको कराऊंगी। वीडियो नंबर 4 से पहले वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया वो देखते हैं। वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोड सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघट्य सेल हिंदी में, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझा दिए थे। इसके बाद कल मैंने आपको लवण सेतु के कार्य बताए थे। तो लवण सेतु के कार्य जो थे वो मैंने आपको बताया था कि एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में आयनों के अभिगमन को ये सुगम बनाता है और जो इलेक्ट्रोडों पर आवश्यकता से अधिक आवेश होता है उसको एकत्रित नहीं होने देता। लवण सेतु साथ में विद्युत अपघट्य की दक्षता को बनाए रखता है। उसके बाद अर्ध सेल क्या होते हैं, तो अर्ध सेल में मैंने बताया था जो गैल्वेनिक सेल है 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना है, जिसमें ऑक्सीकरण क्रिया होगी वो ऑक्सीकरण अर्ध सेल और जिसमें अपचयन होगा वो अपचयन अर्ध सेल कहलाएगा। गैल्वेनिक सेल का जो निरूपण प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है सेल का वो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो इसमें ये आपको दिख रहा है जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा और लिखते समय उसे राइट में लिखेंगे। जैसे सेल लिखा हुआ है तो इसके राइट में मैंने ये लिखा, यानी जिसमें आपका क्या हो रहा होगा ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो इधर आएगा और जिसमें अपचयन हो रहा होगा वो बाईं ओर जाएगा। फिलहाल ये मैंने केवल 2 आपको सेल लिखना सिखाया है, इक्वेशन नहीं लिखी उसकी, ठीक है, दाईं ओर। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे इस पर कि सेल की जो मुक्त ऊर्जा होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है। तो देखिए, लिखिए, सेल अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये टॉपिक है आज हमारा। इसमें हम कह सकते हैं सेल के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन, सेल रिएक्शंस एंड गिब्स ऊर्जा। तो सबसे पहले एक गैल्वेनिक सेल है, उस गैल्वेनिक सेल में एक रिडॉक्स अभिक्रिया होगी और गैल्वेनिक सेल में जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है और रिडॉक्स अभिक्रिया को उस सेल की क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सेल रिएक्शंस भी इसमें एक टॉपिक है, मैं इसके साथ इसको पढ़ा रही हूँ। तो लिखेंगे किसी भी गैल्वेनिक सेल में, नोट कीजिए, सेल अभिक्रिया के लिए सेल रिएक्शंस क्या होती है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया उत्तरदायी होती है, उसे सेल की सेल अभिक्रिया कहते हैं, उसे सेल की सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो वो आपका हो गया सेल रिएक्शंस। अब हमारे पास इसके बाद आएगा कि गिब्स ऊर्जा क्या होती है। तो गिब्स ऊर्जा को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के केवल फॉर्मूला बता रही हूँ कि क्या है। गिब्स ऊर्जा डेल्टा आर जी बराबर होता है -NF/E सेल। ये गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला है, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -NF/E सेल, जहां पर ये EMF, E सेल मतलब EMF, EM से डिनोट किया जा रहा है ई सेल को। ई सेल का मतलब E का मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव वो बराबर होता है गिब्स एनर्जी के। तो NF/E सेल के नाम से उसको हम जानते हैं। तो सेल अभिक्रिया के लिए आपको मालूम है कि किसी गैल्वेनिक सेल में कोई भी विद्युत धारा के लिए जो उत्तरदायी होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक अपचयन और एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उन दोनों का जो रूप होता है मिला हुआ उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इस प्रकार से वो कहलाएगी आपका ये। अब हमने गिब्स ऊर्जा यानी सेल की जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो डेल्टा इज इक्वल टू -NF/E सेल कहलाएगा। इससे संबंधित आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं एक रिएक्शन दे रही हूँ, उसको आप ये मुझे बताइएगा कि किस इसमें सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे। न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। एग्जाम्पल में लिखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक गैल्वेनिक
सेल की अर्ध अभिक्रिया तथा शुद्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक रिएक्शंस आपको दी, एक से ही आपकी समझ में आ जाएगा। ZnS Zn प्लस के 2 आयन एक्वा 2 वर्टिकल लाइन Ag प्लस एक्वा और AgS, ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शंस में आपने क्या क्या बताना है मुझे, एक तो सेल की अर्ध सेल अभिक्रिया, इसको लिखे अर्ध सेल अभिक्रिया और शुद्ध सेल अभिक्रिया, ये दो चीजें बतानी। एक अर्ध सेल अभिक्रिया और शुद्ध सेल अभिक्रिया क्या होगी। ये एक सेल है, सेल में अगर दो इलेक्ट्रोड आपके पास है, ZnS Zn 2 आयंस एक्वा A 2 वर्टिकल लाइन यानी कोई सेतु और Ag प्लस एक्वा और AgS, तो हम इसमें किस प्रकार से देंगे। तो देखिए इस सेल की, इसका मैं सॉल्यूशन लिख के आपको दे रही हूं। इस सेल की निम्न अर्ध अभिक्रिया, देखिए कौन कौन सी होगी। ZnS, जैसे देखो ZnS किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn 2 आयंस में, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर निकाल रहा है, निकालता है। तो अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन के मेथड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ होती है बच्चों, एनोड पर। क्लियर, तो ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया है, पूरा नहीं लिख रही हो, ओरली बोल रही है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। दूसरा लिखेंगे Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स उसमें है एक्वा सॉल्यूशन में, और प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो वो AgS बन गया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो धनात्मक की कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन या अपचयन, और रिडक्शन हर समय कहाँ होता है, कैथोड पर। ठीक है, तो ये दो सेल अभिक्रिया। अब हम बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से किया और यहाँ भी 2 से कर दिया। क्लियर हो गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे ऐड। ये हो गया ZnS, इसके साथ इधर ही का पोर्शन जुड़ेगा AgS एक्वा, फिर लिखेंगे Zn प्लस के 2 आयन ऊपर से लिख रही हूं और प्लस 2 AgS। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्वा भी लिखेंगे क्योंकि जहां जहां आयनिक भाग होगा वहां उसका वो एक्वा पोर्शन कहलाएगा। ये बन गया। ये एक सेल रिएक्शन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन मैंने बैलेंस किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपस में क्या कर दिए, काट दिए। तो ये सेल की आपके पास क्या है, पूरी अर्ध समीकरण, अर्ध सेल अभिक्रिया और शुद्ध सेल अभिक्रिया, इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ऐसे मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में इस टॉपिक को पढ़ाते ही दूंगी कि किस प्रकार से आप सेल लिखेंगे और सेल अभिक्रिया किस प्रकार से आप पूरी की पूरी सेल अभिक्रिया भी लिखेंगे। सेल किस प्रकार से लिखे जाते हैं, सेल अभिक्रिया क्या होती है, ये यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब आते हैं विभव पर। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, क्या क्या चीज इसमें पढ़ाई जाएगी। तो नेक्स्ट लिखिए टॉपिक इलेक्ट्रोड। देखो फिजिक्स में आप बहुत इस तरीके से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, किसी भी धातु की वो छड़, ठीक है, या चादर जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सके। धातु की कोई भी छड़ जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड। उसका हर समय इलेक्ट्रोड बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास जिंक और कॉपर है तो उसमें जिंक और कॉपर रहेंगे। जो भी आपको मेटल्स लगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ग्रेफाइट्स हो गया, ग्रेफाइट कुछ चालक होने के बावजूद भी किसके रूप में लिया जाता है, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए लिया जाता है।
ठीक, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड। क्लियर है? अब इसमें आता है इलेक्ट्रोड विभव। E0 का मतलब है इलेक्ट्रोड्स विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको मैं आपको समझाती हूं कि कैसे आप लिखेंगे। तो देखिए, लिखिए इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, विभव का मतलब होता है पोटेंशियल्स, तो इंग्लिश में लिखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स विभव। देखो, गैल्वेनिक सेल में 2 अर्ध सेल है और प्रत्येक को एक एकल इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और अपक्षयन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभव को एकल इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल इलेक्ट्रोड्स विभव। मतलब पहले हम पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स विभव क्या है, या उसको एकल इलेक्ट्रोड विभव के अलावा आप इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशंस लिखिए। गैल्वेनिक सेल में एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, एक अपचयन इलेक्ट्रोड, ठीक है, दोनों होते हैं और प्रत्येक को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से अर्ध सेल है तो अर्ध सेल में एक इलेक्ट्रोड्स, उसको एकल इलेक्ट्रोड्स या सिंगल इलेक्ट्रोड कहा जाता है, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होगी तो उसके फलस्वरूप जो विभव उत्पन्न होगा वो एकल इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, तो एकल इलेक्ट्रोड विभव इसे कहते हैं। अब आप आते हैं, अच्छा इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को ही सेल का ईएमएफ कहते हैं। इसे ही सेल का ईएमएफ क्या कहते हैं? सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पास मैंने आपको थोड़ा समझाया इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज है। और इलेक्ट्रोड विभव दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि किसी विलयन में किसी एक इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी विलयन में उपस्थित जब आयन के संपर्क में कोई इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, या करके आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी विलयन में जब इलेक्ट्रॉन और आयनों के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वो भी इलेक्ट्रोड विभव, मतलब दूसरी डेफिनेशन, आप किसी विलयन में जब आप किसी इलेक्ट्रोड्स को रख रहे हैं तो वो आयनों के संपर्क में आकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसके आयनों के मध्य जो विभव उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, यदि कोई धातु है, माना M कोई धातु है, मेटल से, जिसको M से दिखा रहे हैं, और वो आयनों के संपर्क में आ रहा है M नेगेटिव, मुझे ये नहीं मालूम कि इसके ऊपर कितने आयन्स है, तो मैं केवल N नेगेटिव, N प्लस करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कोई M धातु है तो उसका आयन फॉर्म क्या होगा, Mn पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि Mn पॉजिटिव अगर हो रहा है, कोई चीज इलेक्ट्रोड से टकरा करके जब किसी N इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके वो M आयन की फॉर्म में बनता है, तो उस वक्त वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और यदि वो M नेगेटिव बन जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो उसको क्या कहते हैं,
उस वक्त उसे कहते हैं ऑक्सीकारक विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से हम एक जो मैंने आपको समझाया है कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या होते हैं, ये इसमें आएगा। तो अब आते हैं मानक इलेक्ट्रोड्स विभव। इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, उसके बाद आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो इसके लिए क्या डेफिनेशंस है मैं आपको समझाती हूँ कि यदि कोई विलयन जिसकी मोलरता कितनी हो 1 और उसमें यदि कोई इलेक्ट्रोड्स हो तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। क्या बोला? यदि विलयन की मोलरता या सांद्रण 1 मोल हो प्रति लीटर हो। स्टूडेंट्स, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव पोटेंशियल्स यदि विलयन की मोलरता का सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर हो तो इलेक्ट्रोडों और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं में किस प्रकार से गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ ज्ञात करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ के लिए ई सेल बता रही हूं मैं, ई सेल बराबर आप लिखेंगे ई कैथोड्स माइनस ई एनोड्स, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यह कोई भी गैल्वेनिक सेल होगा उसके लिए आप किस प्रकार से उसका ईएमएफ ज्ञात करते हैं। तो ईएमएफ यहां पर लिख देती हूं मैं ईएमएफ। तो ई सेल बराबर ई कैथोड्स माइनस ई एनोड, मगर शर्त ये होती है कि जब क्या होगा, ये जब ई मानक इलेक्ट्रोड मानक अपचयन विभव हो। इसी प्रकार से ई सेल बराबर ई एनोड्स माइनस ई कैथोड जब ई नेगेटिव्स मानक ऑक्सीकरण विभव हो, यानी जब ऑक्सीकरण विभव होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। तो अपचयन में कैथोड में से एनोड घटाना है और अगर आपका ऑक्सीकरण विभव है तो एनोड में से क्या घटेगा? कैथोड्स घटेगा। अपना आप ही मैंने आपको बता रखा है। ऑक्सीकरण विभव यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है, तो वो इलेक्ट्रोड कहलाता है ऑक्सीकरण विभव। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जो इलेक्ट्रोड्स, उसको कहते हैं अपचयन विभव। तो इस प्रकार से आपका मैंने इस पर ई सेल बराबर ई कैथोड्स माइनस ई एनोड्स और ई एनोड्स माइनस ई कैथोड्स आपको अच्छी तरीके से इसमें समझा दिया है। तो जो सेल होते हैं उसमें आपके पास कोई भी नानेस्ट, अब हम आते हैं नैनेस्ट इक्वेशंस में। नैनेस्ट इक्वेशंस क्या होती है? नॉर्मली एक इलेक्ट्रोड पर आधारित होती है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है तो उस इलेक्ट्रोड पर आप नैनेस्ट समीकरण बनाते हैं, चाहे वो एकल इलेक्ट्रोड हो चाहे वो क्या हो, 2 इलेक्ट्रोड्स हो। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा आपको मैंने बताया मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये तीनों चीजें सेल की इक्वेशंस निकालने के काम आती है। अब हम इसी पर एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो मैं आपको पिक भेजूंगी। क्या भेजूंगी? पिक के द्वारा आप उसमें पूरी सीरीज भरेंगे कि किस प्रकार से किसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, किसका कम है। तो उससे रिलेटिव न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट्स लिख रही हूँ उसका कि क्या पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको लिखेंगे आप विद्युत रासायनिक
श्रेणी, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपने इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? तो सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। एक श्रेणी बनी हुई होती है, उसमें क्या होता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिखे जाते हैं। मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, उनको हम लिखते हैं। यानी जैसे जैसे वो नीचे की ओर आ रहा है तो उसका मानक अपचयन विभव क्या होगा, ज्यादा होगा सीरीज में। तो वो सीरीज पिक के द्वारा आप उसको समझिएगा, क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटिव होंगे जो आपको ये ढूंढने में सहायता करेंगे कि कौन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। क्लियर हो गया? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, लिखिए डेफिनेशंस, लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोड निकाय के मानक अपचयन विभव के इलेक्ट्रोड निकाय के मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। इसको इस प्रकार से हमने व्यवस्थित किया है। ठीक है, और इससे संबंधित आप जितनी भी अर्धशल समीकरण होगी वो इसमें दिखा रखी होगी, और उस अर्धशल समीकरण के अनुसार आप इसके विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुणों को बताएंगे कि वो इससे क्रिया कर पाता है या नहीं कर पाता है। अब सपोज मैंने एक आपको इक्वेशंस इसमें जैसे एक रिएक्शंस आपको दी जो रिडॉक्स रिएक्शंस होगी, और उसकी सहायता से आप इसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए एक नर्नस्ट समीकरण होती है, तो एकल इलेक्ट्रोड्स के लिए नर्नस्ट समीकरण क्या है वो आप नोट कीजिए, लिखिए। नर्नस्ट समीकरण फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग लिखिए नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में लिखिएगा, एकल इलेक्ट्रोड्स विभव के लिए, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस्ट समीकरण। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये डेरिवेशंस मैं आपको समझा रही हूं कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले हमने एकल इलेक्ट्रोड में धातु M, धातु क्या ले ली, M ले ली। इस धातु M में इसका जो लवण है, लवण Mn, लवण का क्या ले लेंगे, विलयन। ठीक है, लवण के विलयन, तो ये Mn पॉजिटिव आएगा। ठीक है, M धातु लवण इतने विलयन में डुबो देंगे, डुबोया जाता है। जब इसको इसमें डुबोएंगे तो ये एक साम्य अवस्था में निम्न प्रकार से आएगी। साम्य अवस्था में निम्न प्रकार प्रदर्शित होती है। तो वो किस प्रकार से प्रदर्शित हो रही है, देखिए आप, Mn पॉजिटिव एक्वा प्लस N नेगेटिव्स और M सॉलिड्स। तो ये एक उत्क्रमण अभिक्रिया है, इसलिए आप इसके साइन को दोनों ओर बनाएंगे। तो यहां पर ये अपचयन अभिक्रिया, मैंने कौन सी अभिक्रिया मानी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया को मानते हुए मैंने ये रिएक्शंस लिखी। अब सेल के ईएमएफ के लिए जो ईएमएफ होता है वो सेल का नर्नस्ट समीकरण से निकाला जाता है एकल इलेक्ट्रोड्स के लिए।
तो सेल का EMF यानी विद्युत वाहक बल तो लिखेंगे E, जैसे मैं लिख रही हूं एज इट इज लिखिएगा। मैंने ऑब्लिक कर दिया, कोई बात नहीं, इसमें ये भी चलेगा, आप कॉमा भी लगा सकते हैं आप। E मानक इलेक्ट्रोड N पॉजिटिव, साथ में आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आगे और पीछे दोनों RT NF इंटीग्रेट M पॉजिटिव सॉलिड अवस्था और M नेगेटिव आयनिक अवस्था। ठीक है, ये इसका फॉर्म है। जब M की ठोस अवस्था होती है तो इकाई सांद्रता पर जो मान होता है वो हम निम्न समीकरण द्वारा बताते हैं कि इकाई सांद्रता पर मान किस प्रकार से, जब इसको सॉल्व किया जाता है RT। अब देखो RT का मान क्या है, RT अपॉन NF, और इसको मैं लॉग के फॉर्म में चेंज करूंगी तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगी, चेंज दिस इक्वेशन E M पॉजिटिव N पॉजिटिव कीजिएगा ऊपर, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि कितने हैं, इज इक्वल टू E मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.0591 अपॉन NF और लॉग M N पॉजिटिव, क्योंकि जो एकल इलेक्ट्रोड्स होता है वहां पे M का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर N धातु की संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। ये वाला N क्या करेगा, N धातु की संयोजकता, यानी आपका कितने प्रकार की धातु है, जैसे N का मान सपोज आपने लिया जिंक, तो जिंक की संयोजकता कितनी होती है, 2, तो वहां पे आप 2 रखिएगा। अगर सपोज जिंक की संयोजकता कोई दूसरा एलिमेंट्स आप ले रहे हैं, कोई दूसरा इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं जिसकी संयोजकता 1 है, तो वो वहां पे 1 रखा जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी, और विद्युत रासायनिक श्रेणी से नेक्स्ट इक्वेशन मैंने बनाई, द नेक्स्ट इक्वेशंस फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ये इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाई, अगर आप सॉल्व करना चाहे तो किताब में पूरा डेरिवेशन इसके लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से ये बनता है। फिलहाल मैंने आपको इसको समझा दिया। तो IN M अपॉन MN पॉजिटिव, ये आपकी क्या है, एकल इलेक्ट्रोड्स के लिए नॉर्मस्ट इक्वेशन है, उसको आप एक ब्लॉक में रख दीजिए। ठीक है, सेम ऐसे ही नॉनेस्ट इक्वेशन 2 इलेक्ट्रोड्स के लिए भी होती है, बस केवल वहां पे आपको क्या करना होता है, इक्वेशंस में इसके बाद यहाँ पर इसकी सांद्रता रखी जाती है, जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें से एक की ऊपर रहेगी और एक की क्या रहेगी, नीचे रहेगी। बाकी सेम इक्वेशन वैसे ही रहेगी, और बाकी आप जानते हैं इसमें RT इसकी जगह ये रखिएगा 0.0591 अपॉन, जहाँ पे R रिजबर्ग नियतांक था, T टेम्परेचर था, N फैराडे एंड नंबर्स ऑफ मेटल्स की वैलेंसी थी, फैराडे नियतांक F था, तो उससे ड्राइव करके ये फॉर्मूला बनाएंगे। तो नॉनेस्ट इक्वेशन एग्जाम में आपके पास पूछी ही जाएगी। इसी प्रकार से नॉनेस्ट इक्वेशन 2 के लिए भी होती है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बीच में बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल लेके बताती हूँ कि कैसे आप करेंगे नॉनेस्ट इक्वेशन से संबंधित कोई न्यूमेरिकल्स। नॉनेस्ट इक्वेशंस में अगर आप थोड़ा सा वैल्यू रखना चाहते हैं सीखना, तो मैं सिखा देती हूँ। नॉनेस्ट इक्वेशंस में किस प्रकार से फॉर्मूले का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको लिखा E सेल, ठीक है, E सेल M पॉजिटिव N पॉजिटिव अपॉन यहाँ पे क्या लिखते हैं M इज इक्वल टू E मानक इलेक्ट्रोड्स विभव N पॉजिटिव M माइनस RT अपॉन NF और लॉग MS यानी सॉलिड अपॉन M आयंस एक्वा। ठीक है, ये आपने लिखा, इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा। अब हमने क्योंकि अपचयन विभव पर आधारित मैंने बताया, तो इसमें क्या क्या चीजें, E इलेक्ट्रोड विभव का अपचयन विभव जो सिंपल E है, ठीक है, और जो E नोट है उसका वो मानक अपचयन विभव है, ये वाला मानक है। ठीक है, ये E सेल या इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हैं, जहां पर R क्या है, रिजबर्ग, R गैस नियतांक के नाम से भी जाना जाता है, गैस स्थिरांक, और इसकी वैल्यू होती है 8.31
4 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इसी प्रकार से T इलेक्ट्रोड्स का ताप, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोड का ताप कितना रखेंगे 298 केल्विन, ठीक है। फिर उसके बाद फैराडे नियतांक 96,500 कूलाम। ये मैंने सारे नोट करके आपको दे दिए। इस इक्वेशन में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले जो कराया प्लस कराया, मगर आप ध्यान देंगे तो मैंने इसको ऊपर ले जाके प्लस कराया। अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे ही फॉर्म में लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा बिल्कुल भी, ठीक है। यहां पर मैंने RT अपॉन NF log 1/m n एक्वा, जो इससे पहले मैंने आपको कराया उसमें mn पॉजिटिव में ऊपर ले गई, तो माइनस इस माइनस से लॉग की पावर, यदि लॉग होता है, लॉग की पावर यदि कोई इनवर्स में माइनस है तो वो 1/log कहलाएगा, यानी माइनस चिन्ह आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको लिखा हुआ है कि कोई भी अगर फॉर्म आप लिखना चाहें तो वो ऐसे करके भी लिखी जाएगी log m, यानी उसका इनवर्स है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो ये यहाँ पर मैंने आपको दोबारा से माइनस की फॉर्म में भी बता दिया, किसी बच्चे को प्लस में दिक्कत हो रही है तो माइनस में भी कर सकता है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स में। देखो न्यूमेरिकल में, पहला न्यूमेरिकल में लिख रही हूँ, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको दूंगी ताकि आप इनको पहले अच्छी तरीके से निकाल सकें। बहुत ज़्यादा बड़ा देखिए कोई फायदा नहीं, तो लिखेंगे Ni 2 पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Ni इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन, इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए, जबकि सेल Ni सॉलिड 2 आयन, अच्छा एक्वा है, कोई नहीं, मैं इसको ठीक करके आपको बता देती हूँ। इसकी वैल्यू क्या दे रखी उन्होंने 1m, और कॉपर का सेल विभव 0.59V है। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो एक्वा सॉल्यूशन है इसकी वैल्यू भी आपके पास 1m है, इसको ब्रैकेट में आप रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको मानक किसका निकालना है, निकिल इलेक्ट्रोड्स के मानक अपचयन विभव की गणना करनी है। जबकि सेल ये आपको दिया हुआ है, सेल का विभव भी आपको दिया 0 पॉइंट ये, और ई का मानक इलेक्ट्रोड विभव Cu2 पॉजिटिव, Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब आपने क्या करना है, ये निकालना है। सबसे पहले सेल दोबारा से आपने लिखा, अब सेल का EMF जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो वो आपके पास होना चाहिए। तो सेल का EMF निकालने के लिए सेल का, यहाँ पे से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, ये सेल का EMF बराबर हो गया ई सेल इज इक्वल टू ई दाया माइनस ई बाया। दाएं में से आप बायां घटाएंगे सबसे पहले, ठीक है, ये रहा। अब दाएं में क्या आएगा, जो सेल लिखा गया वो है कॉपर, तो नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ। एक बार दोबारा लिखती हूँ मैं यहाँ पे से, ई सेल बराबर ई दाया माइनस ई बाया, यानी राइट एंड लेफ्ट, ये रहा और ये रहा और ये, ठीक है। अब ई दाएं में कॉपर है, सेल आपको दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और Cu ब्रैकेट में डाला, और माइनस ई, यहाँ पे क्या निकिल है Ni 2 पॉजिटिव Ni, क्लियर हो गया, ये ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या क्या चीज आपके पास है, एक तो इसकी वैल्यू है ई सेल की, तो 0.59 आपने लिखा, कॉपर की भी आपको दी है इतनी, और निकिल की आपको मानक इलेक्ट्रोड निकालना है, ठीक है।
तो ये मानक अपचयन विभव है यहाँ पे, यानी कॉपर ऑक्सीकरण विभव होगा और ये क्या होगा, अपचयन होगा। तो ऑक्सीकरण में एनोड्स माइनस कैथोड है, याद होगा, तो वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमने इससे इस वैल्यूज को घटा दिया, तो यहां से मैं निकालूंगी ई मानक इलेक्ट्रोड निकेल इज इक्वल टू 0.25 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, निकेल का आपका क्या हो गया, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड्स का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस निकाले जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको बाद में कराऊंगी, क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉनेस्ट इक्वेशन से रिलेटिव न्यूमेरिकल्स। यानी नॉनेस्ट इक्वेशंस मैं आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी कि नॉनेस्ट इक्वेशंस 1 इलेक्ट्रोड के लिए और 2 इलेक्ट्रोड्स के लिए कैसे बनाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें नॉनेस्ट इक्वेशन से संबंधित न्यूमेरिकल्स कि किस प्रकार से आप उसका सेल का ईएमएफ या किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नॉनेस्ट इक्वेशंस। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट है, नॉनेस्ट इक्वेशन टॉपिक, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल पोर्शन आज किस प्रकार से किए जाते हैं देखेंगे। ई सेल या ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, यानी अगर कोई भी ई सेल लिखो या उसका ईएमएफ लिखो, दोनों एक ही चीज है, बराबर होता है ई मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी ई नोट से भी इसको डिनोट किया जाता है, और साउंड में या बोलते समय ई नोट सेल का, माइनस 0.059 अपॉन एन, जहां पर एन जो इलेक्ट्रोड्स होगा उसकी संयोजकता, लॉग एम एस, एम यानी उसकी सॉलिड अवस्था मेटल्स की, अपॉन उसका एक्वा सॉल्यूशन एम एन पॉजिटिव, जहां पर एम एस या कोई भी सॉलिड अवस्था होगी एक इलेक्ट्रोड के लिए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो न्यूमेरिकल्स में लिख रही हूं इसका, तो न्यूमेरिकल है 25 डिग्री सेल्सियस पर एक जिंक धातु की छड़ 0.1 m जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी है। इलेक्ट्रोड्स अभिक्रिया लिखिए, यानी इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की क्रिया हो रही है वो लिखना है, और इलेक्ट्रोड विभव की गणना भी करनी है। इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। ये दो चीजें आप इसमें निकालेंगे, और आपको गिवन है यानी दिया हुआ है वो है आपके पास ई मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक का Zn प्लस 2 आयंस और Zn इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, नॉनेस्ट इक्वेशंस ई सेल बराबर होती है एक इलेक्ट्रोड के लिए ये। अब हमने क्या करना है, जो जो हमारे पास है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है, जिंक का, तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ रखा, और जिंक धातु की जो छड़ है वो इतना जिंक सल्फेट के विलयन में क्या है, डूबी हुई है, यानी इसकी सांद्रता इतनी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया लिखेंगे कि किस प्रकार से, तो सॉल्यूशंस होगा आपका कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या है इसकी, तो इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होगी, क्योंकि जिंक प्लस के 2 आयन से कहा जा रहा है जिंक सॉलिड्स पे, तो नेचुरली है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट Zn सॉलिड। अब आप देखिए यहां पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ना, तो इस प्रकार जब कोई इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो वो इसकी क्या कहलाती है, अपचयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और अपचयन इलेक्ट्रोड कहाँ होता है, कैथोड्स पर।
तो ये अपचयन अभिक्रिया प्रेजेंट कर रहा है, अपचयन इलेक्ट्रोड के नाम से भी इसको बोला जा सकता है। अब हमने ये पहला आपका जो फर्स्ट पॉइंट था इसमें कि आपको इसमें इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है, वो मैंने लिख दी। अब इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव यानी ई सेल बराबर हो जाएगा ई मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का माइनस 0.059 अपॉन एन, और साथ में होगा लॉग Zn अपॉन Zn प्लस के 2 आयन एक्वा सॉल्यूशन। ये ऊपर ब्रैकेट्स में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये सांद्रता है इनकी। अब देखिए ई सेल बराबर सेल का कौन सा सेल है आपके पास, जिंक, तो आप चाहें तो ऐसे भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे मैंने ई सेल लिखा है। ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो ये भी ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ई मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना। अब आप लिखेंगे ई मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है आपके पास माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन, कितनी संयोजकता है 2, लॉग सॉलिड अवस्था को 1 मानेंगे और एक्वा सॉल्यूशंस को लिखेंगे 0.1 एम। तो अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा आपको लॉग के मेथड्स भी आने चाहिए। 0.76 वोल्ट, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.0295। अच्छा, अब ये जो 0.1 है ये ऊपर जाकर के अगर मैं 1 डिजिट से इसको 10 से गुणा करूं, 10 से भाग करूं तो ये log 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की ओर सॉल्यूशन करते हैं तो ये वैल्यूज हो जाएगी आपकी माइनस 0.76 वोल्ट 0.0295 और log 10 का मान कितना होता है 1। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा 0.7895 आया। तो दिस इक्वल ये हो जाएगी 0.79 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप सेल का क्या निकालेंगे, ई सेल या ई सेल विद्युत वाहक बल। तो ये पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपको सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए और इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निकालने के लिए सॉल्व किया गया। अब नेक्स्ट इक्वेशंस दूसरे तरीके की उनके लिए होती है जब आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों की आपको सांद्रता दी जाती है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि किस प्रकार से अब मैं सेल दूंगी आपको और सेल की अभिक्रिया आप लिखेंगे, ये इसमें आपको समझाया जाएगा। लिखिए निम्नलिखित विद्युत रासायनिक सेल के लिए निम्नलिखित विद्युत रासायनिक सेल के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया और सेल अभिक्रिया लिखिए। क्या क्या लिखना है आपको, एक तो सेल का अर्ध सेल अभिक्रिया लिखनी है और उसके साथ ही उसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखनी है, तथा सेल का ईएमएफ क्या निकालना है, ईएमएफ, ई सेल या ईएमएफ सेल का ज्ञात कीजिए। ये 3 चीजें आपको इसमें निकालनी है, एक अर्ध सेल अभिक्रिया, एक सेल अभिक्रिया और एक ही। तो इसमें आपको दे रखा इलेक्ट्रोड विभव, ब्रैकेट के अंदर अपचयन, इसकी वैल्यू है माइनस 0.126 वोल्ट, तथा जिंक Zn प्लस के 2 आयन Zn, इसकी वैल्यू है माइनस 0.763 वोल्ट। ये तीनों चीजें आपको दी गई है और सेल दे रखा है साथ में जिंक सॉलिड, जिंक प्लस के 2 आयन, इसकी सांद्रता दी है 1.0 m। ये डबल लाइन 2 वर्टिकल्स लाइन, ये कहलाता है आपका सॉल्ट ब्रिज।
Pb प्लस के 2 आयंस 1.0 m और Pb सॉलिड। तो देखिए इस क्वेश्चन में जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करते समय हमने सबसे पहले जिंक एक सेल देखा कि जिंक सॉलिड है, जिंक प्लस के 2 आयन है, लेड आयन है और लेड सल्फेट है, मतलब सॉलिड अवस्था में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी 2 अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे। तो देखो यहां से स्टार्ट है, ZnS गिव्स आउट, किस में चेंज हो गया, आयनिक भाग में। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करे, त्याग दिए। तो जो त्यागता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर। इसी प्रकार से यहां पर लेड प्लस के 2 आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिसीव कर लिए यानी गेन कर लिए, तो ये बना PbS। ये कहां पे होता है, रिडक्शन पर। तो रिडक्शन पर जब होगा तो नेचुरली ये अभिक्रिया कहलाएगी कैथोड्स, मतलब रिडक्शन है तो कहां पर होगी, कैथोड्स पर होगी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दोनों के दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अर्ध सेल अभिक्रिया है। क्या है, अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक है, पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया जो पूछा गया था। अब इसमें दूसरा था सेल अभिक्रिया। तो दोनों को मैंने जोड़ा, तो जो आपका बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, Pb प्लस के 2 आयन, साथ में एक्वा भी लिखिएगा, फिर Zn प्लस के 2 आयन एक्वा और प्लस PbS। ये इसकी क्या है, सेल अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, सेल अभिक्रिया। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है, यानी अगर आपको कोई सेल दे रखा है तो सेल में 2 अर्ध सेल अभिक्रिया होती है, जो गैल्वेनिक सेल में भी मैंने आपको समझाया था। और उसके बाद जब हम उन्हें जोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके, और जो प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका सेल अभिक्रिया। तो इस सेल अभिक्रिया में जो सेल अभिक्रिया मैंने बना रखी है, अब इसमें अगर आपको वैल्यूज रखना है कि ई सेल यानी ई विद्युत वाहक बल क्या है, तीसरा पॉइंट, तो देखिए इसमें होगा ई दायां, यानी दाएं और कौन सा था, और ई क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव बायां। तो दायां माइनस बायां, तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रखनी है। तो इसकी वैल्यू है -0.126 वोल्ट और माइनस अभी अगली लाइन में आप प्लस कर लीजिएगा 0.763 वोल्ट। ठीक है, यानी बाएं और जो इलेक्ट्रोड्स होगा उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक, और दाएं और जो होगा उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी लेड। तो दोनों के मैंने लिख दिए। तो आंसर आपके पास जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.637 वोल्ट। देखिए 0.367 वोल्ट। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, चलिए अब हम आपको तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल्स कराती हूँ, जिसमें सेल होगा। सेल के साथ आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स, उन दोनों की सांद्रता दे रखी होगी, और उसमें सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव एक का दे रखा होगा, हो सकता है दूसरे का ना दिया हो। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए, लिखिए निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल में ई सेल परिकलित कीजिए। ई सेल परिकलित यानी निकालिए। तो ई सेल परिकलित कीजिए, यानी आप इसमें किस प्रकार से आप ई सेल निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन दे रखा था MgS प्लस 2Ag प्लस का 0.001 m और गिव्स आउट Mg प्लस के 2 आयन 0.130 m प्लस 2AgS। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको इक्वेशन लिख दी, और इसमें आपको जो दे रखा है वो भी साथ में लिख रहे हैं। ई मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का है 3.17 फुट, और आपने ई सेल निकालना है, यानी अर्ध अभिक्रिया, वो अभिक्रिया, पूर्ण अभिक्रिया, ये आपने इसमें नहीं निकालना है। ठीक है,
तो अब हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में हमने सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए इसकी सेल अभिक्रिया लिखी MgS, जो बना के उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, साथ में उनकी सांद्रताएं भी आपको दी है। ये 3 0 है यहाँ पे ना, M, और गिव्स आउट Mg 2 आयंस 0.130 M और +2 AgS। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्यूशन कर रही हूँ कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स के लिए एक सेल अभिक्रिया लिखी, ननस्ट इक्वेशंस 0.59 वोल्ट अपॉन n की जगह आ जाएगा 2 लॉग उत्पाद में जो आयंस आपका आएगा Mg प्लस का 2 आयन और अपॉन में इधर वाला Ag प्लस का आयन, उसको मुझे स्क्वायर लिखना होगा क्योंकि इसके आगे n है। इसकी वैल्यू आपको दी है 3.17 वोल्ट, 0.0295 और लॉग इसकी वैल्यू है, ब्रैकेट में लिखिएगा 0.130 M अपॉन 0.0001 और साथ में कितना है स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3.17 वोल्ट 0.0295। अब देखिए पहले मैं इसको करेक्शन करती हूँ। देखो यहाँ पर ये हुआ 0.130 अपॉन ये पॉइंट में 10 की पावर -4 है, तो इसको साथ में हम कर देंगे 10 की पावर -8। भाई ये तो मीनिंग है इसका। ठीक है, अब हमने किया 3.17 वोल्ट 0.0295। अब लॉग की वैल्यू को यहाँ पे करेक्शन करेंगे। मैं इसका डेसिमल यहाँ लाना चाह रही हूँ, तो मुझे केवल 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे तीनों ही यहाँ पे डेसिमल हटाने होते तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 10 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो 10 से जब डिवाइड करूंगी तो ये 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका ऊपर के साइड 1.30। ठीक है, इतना हो गया, और नीचे हो गया 10 की पावर -7। क्लियर? अब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे 3.17 वोल्ट 0.0295 और लॉग का जो यहाँ पे रूल्स होता है आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो इस रूल्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। log कितना कह देते हैं हम इसे 1.30 माइनस log 10 की पावर -7। ठीक है, समझ में आया? अब इसके आगे अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये दोनों जीरो भी आप हटा सकते हैं। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आप चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू 13 के जीरो खाने पे देखेंगे हम। 3.17 माइनस 0.095। लॉग की टेबल देखना अगर हर स्टूडेंट्स को नहीं आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, 13 के जीरो नंबर पर लॉग की टेबल देखनी है। कौन से? 13 के जीरो नंबर पर। तो मैं लॉग टेबल देख करके आपको इसकी वैल्यू बताती हूँ कि 13 के जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है। तो आप उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, और नोट करने के बाद उसको यहाँ पर जब तक आप इतना कैलकुलेट जो मैंने करके दिया है उतने को समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस प्रकार से बनाया गया। ठीक है, लॉग टेबल आपके पास सभी के पास वैसे होती है। अगर यहाँ पे लॉग टेबल अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब मैं सॉल्यूशन करूंगी इसका तो मेरे पास जो वैल्यू है मैं उसको अलग से लिख दूंगी। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके लॉग का जो मान होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो इसमें लिखेंगे log 1.30 और ये +7 log 10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, दिस इक्वल n log m, यानी पावर पहले लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 7 log 10। तो यहाँ पर आपके पास से कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, प्लस का 7। अब आप फिर इसको कैलकुलेट करेंगे आगे के साइड। तो लॉग की टेबल यहाँ पर दिख नहीं रही है आपको, मैं
नेक्स्ट उसमें लॉग के मान लिखना सिखाऊंगी। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.96 वोल्ट कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, 2.96 वोल्ट ये इसका आंसर है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस आंसर को मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, 2.96 वोल्ट कैलकुलेट करके ये इतना आएगा। ठीक है, लॉग 1.30 की वैल्यू यानी 13 के आप जीरो खाने पे देखें और उसके साथ +7 जोड़ दीजिए, फिर वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है 2.96 वोल्ट है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स।